सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर नाम तो मेरा है सीए संजय गलरा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है पिछली वीडियो से वो हम लोग कवर करेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि एक बच्चे का फीडबैक था कि सर आप क्वेश्चंस भी हमें क्लास में करवा दीजिए ताकि थोड़ी और क्लैरिटी रहे। सो आई विल कवर क्वेश्चंस एमसीक्यूज एज वेल इन दिस वीडियो। सो जी आपको फटाफट से बढ़िया से लाइक करना है, बढ़िया से अपनी फीस दे देना सर। सो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। अगर मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि सर हमें पता नहीं चलता कि आपकी वीडियोस कब आने वाली कब नहीं, तो 79 सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन माई नंबर 7990722766। मैंने एक पोर्टल बना रखा है, कॉमन पोर्टल ग्रुप है, उसमें अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है। सो आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए, सो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे डायरेक्टली डीएम कर दीजिए कि सर मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना है। सो जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, कुछ आपको चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट। अपना चैप्टर नंबर 4 है, बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर है सर आपका 4.33। सर ये जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल का कल पूरा ज्ञान समझा था। जो बच्चा अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आया तो डायरेक्टली मत देखना, पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है वो प्लीज चेक करके आना, फिर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो सर व्हाट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो ये टॉपिक वैसे तो रीड ओनली है पूरा का पूरा, जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन क्रक्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कभी भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करो, उसका इवेल्युएशन करो उसकी डिजाइन का, तो उसमें आपको ये कंसिडर करना है कि जो मेरा कंट्रोल है, जो भी एंटिटी ने रिस्क के अगेंस्ट में लगा रखा है, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंट्रोल इज केपेबल ऑफ इफेक्टिवली, मतलब जो भी कंट्रोल लगा रखा है। देखो आपने कंट्रोल चेक कर लिया कि हाँ भाई एंटिटी ने लगा रखा है, बराबर बात है, लेकिन जो एक्चुअल में कंट्रोल लगा रखा है क्या वो प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है एंड करेक्ट कर सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक मेरा सीए फाइनल का बच्चा है सर, वो इस स्टेज पे खड़ा है कि आज मुझे रेफरेंस बुक यूज करनी है या स्टडी मटेरियल यूज करना है, ठीक है। अब सीए फाइनल क्रैक करना है, रिस्क क्या है कि मैं सीए फाइनल में फेल हो सकता हूँ, तो उस बच्चे ने कंट्रोल क्या लगाया कि मैं रेफरेंस बुक यूज करूंगा। ठीक है, रेफरेंस बुक यूज करेगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या तूने स्टडी मटेरियल का पढ़ा अच्छे से, क्या तूने स्टडी मटेरियल को पढ़ा अच्छे से। सर वो बोलता है कि मैंने खाली रेफरेंस बुक में जितना दिया हुआ फ्लो चार्ट है, मैंने खाली क्वेश्चंस करके काम खत्म कर दिया, तो ऐसे ये बोलेगी नहीं चलेगा, यू मे फेल, देयर इज ए चांसेस। रीजन, जो रेफरेंस बुक में था कंटेंट, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो नहीं कवर किया होगा या एसएम के अंदर होगा वो कंटेंट और रेफरेंस बुक में नहीं होगा, और एसएम में वो डायरेक्टली कंटेंट दिया हुआ है और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं किया आपने, तो यू मे फेल, देयर इज ए चांसेस कि यू मे फेल इन द सीए फाइनल एग्जाम। सो एक छोटा सा क्लासिक एग्जांपल था। सो हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर कि आज अगर आप एंटिटी की बात कर रहे हो तो जो भी आपने कंट्रोल लगा रखा है, सो बेसिकली जो भी आपने कंट्रोल लगा रखा है, एंटिटी ने जो भी कंट्रोल लगा रखा है, अगर आप एज एन ऑडिटर उसका टेस्टिंग कर रहे हो तो वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या कंट्रोल की कैपेबिलिटी है कि भाई वो प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है क्या मेरा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये बाकी जो अनहाइलाइटेड पोर्शन है ना, जो हाइलाइटेड पोर्शन है वही क्रक्स है मेन, बाकी अनहाइलाइटेड पोर्शन आप रीड ओनली कर सकते हो, रीड ओनली करके पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अगर आपको जस्ट एक बार रीड करना है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए तो यू कैन रीड। सर मैनुअल एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल। देखो कंट्रोल है ना हमेशा दो टाइप के होते हैं, कि एक तो होता है कंट्रोल भी हमेशा दो टाइप के होंगे, कि एक तो मेरा मैनुअल कंट्रोल हो गया, एक ऑटोमेटेड कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटेड कंट्रोल मतलब एसएपी के थ्रू रूट किया हुआ है। अभी हम लोग जैसे एक कॉमन एग्जांपल लूँ कि मेरा जो रेट है वो पीओ के अंदर, क्वांटिटी है वो मेरी पीओ के अंदर, इनवॉइस के अंदर एंड जीआरएन जितनी मैंने एक्चुअली रिसीव की उन तीनों में 3 वे मैच होना चाहिए। मतलब मेरी जितनी क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की थी, जितनी क्वांटिटी ने सप्लायर ने इनवॉइस मेरा बनाया और जितनी क्वांटिटी मैंने रिसीव की वो सेम होनी चाहिए। तो ये मैंने क्या कंट्रोल लगा रखा है एसएपी के थ्रू, कि भाई एसएपी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, जब वो पीओ बनाएगा या जब वो इनवॉइस की बुकिंग करने जाएगा तो वो क्वांटिटी वो पीओ से ही फेच करेगा, और जब जीआरएन बुक होगी तो वो
पीओ से ज़्यादा नहीं हो सकती क्वांटिटी, या इनवॉइसिंग क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। सो मेरा एंटिटी ने 3 वे में लगा दिया, सो ये मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल। देखो अगर एलिमेंट होता है, मैनुअल एलिमेंट होता है, तो देखो मैनुअल एलिमेंट या मैं ऑटोमेटेड कंट्रोल कहाँ नहीं लगा सकता, ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे मुझे मैनुअल कंट्रोल लगाने की ही जरूरत पड़ेगी। तो लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, कभी कभी ट्रांजेक्शन होते हैं, एक आध बार कोई ऐसा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड अमलगमेशन, उसका कोई भी एंटिटी अपने रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स में कोई भी कंट्रोल नहीं लगा सकती है। सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट, हम भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पे भी एरर हो सकता है क्या, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स किसी ने जाके सोचा हो। कंट्रोल रेस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल, कंट्रोल ने जो रेस्पॉन्ड किया वो आउटसाइड था ऑटोमेटेड कंट्रोल से, कि भाई वो ऑटोमेटेड कंट्रोल में वो चीज़ नहीं हो सकती, जैसे कोई अग्रीमेंट पढ़ना, कोई अग्रीमेंट का लॉजिक सेट करना, वो इट मे बी पॉसिबल कि भाई वो नहीं हो सकता। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसका एस्टिमेट करना कि भाई प्रोबेबल है, रिमोट है, या फिर कैसा है, पॉसिबल है। सो पीपीआर एनालिसिस करना क्या ऑटोमेटेड कंट्रोल से हो सकता है, नहीं हो सकता, उसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, उसको ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको आज प्रोविजन करना है, नहीं करना, मुझे प्रोविजन करना है ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट, आज मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, नहीं करनी, तो वो पर्टिकुलर हर चीज़, हर एक सर्कमस्टांसेस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, ना कि ऑटोमेटेड। क्योंकि ऑटोमेटेड में आप कितने लॉजिक सेट करने जाओगे, कितने प्रोविजन डालने जाओगे, यू विल नेवर बी, मतलब इट इज़ एंडलेस प्रोसेस। सो बेसिकली आप लोग मैनुअली, आपको केस टू केस जाना पड़ेगा। द रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसका रिव्यू करने से आपको फायदा क्या होगा, ताकि वो उसको इजी मिलेगा कि भाई जब वो ओपिनियन फॉर्मुलेट करेगा ना, तो ही में प्लेस ऑन द सिस्टम इटसेल्फ। भाई आज मैंने जो रिलाई किया है, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो सारी सिस्टम से निकलती है, जितने भी मैनुअल कंट्रोल है वो एंटिटी के मैंने चेक किए, तो मुझे कंफर्ट मिलेगा कि हाँ यार जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे को हिसाब से आज मैंने जितना किया है, मैंने जितना ऑडिट किया है, उसके हिसाब से लगता है कि एंटिटी एकदम परफेक्ट है। सो ये बेसिकली एक तो जो ओपिनियन है उस पर कंफर्ट लाता है, और टू लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेस। अब ऑडिटर जब टेस्टिंग करता है, प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर लगाता है एक आइटम को टेस्ट करने के लिए, जैसे डेटर्स है उसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया, एजिंग चेक किया, उसने इनवॉइस टेस्टिंग चेक किया, और उसने प्रोविजंस देख लिए, बहुत सारी चीज़ें उसने, वेंडर जो नए वेंडर आए उनका टीपीडीडी हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक की। तो उससे उसको क्या फ़ायदा मिलता है कि ही कैन लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेस, कि भाई इंटरनल कंट्रोल में ऐसे कौन से लोकेट एरियाज है वहाँ वीकनेस हो सकती है, अगर वीकनेस है तो मुझे कितना ध्यान देना पड़ेगा उस एरिया में, वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बहुत ही मस्त सिचुएशन लगी मुझे, एग्जांपल है, इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल सिस्टम एज रिगार्ड ट्रेड रिसीवेबल, चलो ट्रेड रिसीवेबल का ही एग्जांपल है, ही मे डिसाइड टू हैव ए वाइडर कवरेज फॉर कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेज। उसको लगता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंटिटी का इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए उसकी साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, तो वो अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे सर, तो आप क्या करोगे, आप कंफर्मेशन ले लोगे, उसका वाइड कवरेज कर दोगे। पहले आप लोगों ने सोचा था मैं 80% वेंडर्स का ही मंगाऊंगा, अब आपने सोच लिया कि भाई मेरे को तो 95% नहीं 100% ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन चाहिए। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एंड कैश आर फिजिकली वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो ये रूटीन किसको पता होता है, क्लाइंट और एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि आप पीरियड एंड या मंथ एंड पे ही आओगे, लेकिन अब आपको लगता है कि भाई मेरे कैश और इन्वेस्टमेंट में लोचा है, तो आप क्या कर सकते हो, सरप्राइज वेरिफिकेशन, सरप्राइज कैश काउंट कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग, मतलब आपका पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफेशनल जजमेंट। सो दिस इज द थिंग, ये सारा का सारा आप पैरा रीड ओनली कर दो, रीड बाय सेल्फ कर दो, आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखी है सिचुएशन और डिफरेंट एग्जांपल, पढ़ोगे तो मजा आएगा, एक बार जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं था। सो हम लोगों ने बेसिकली दो चीजें समझी कि सर हमारे कंट्रोल में दो होते हैं, मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल, और कंट्रोल टेस्टिंग से ऑडिटर को एज ए ऑडिटर को वो लोकेट कर सकता है एक तो एरियाज ऑफ वीकनेस, और वो कंफर्ट लाता है ओपिनियन देने के अंदर, ठीक है। अब अगला आता है सर मेरा टॉपिक इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवेल्यूशन। आज मैं इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन करने जा रहा हूँ, सो और उसका असेसमेंट करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मतलब व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स विच वुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवेल्युएटिंग और असेसिंग द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, माहौल। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब याद आया, अगर किसी ने मेरा सेशन देखा होगा
तो माहौल बनाना, एथिकल, ईमानदारी, एकदम कॉम्पिटेंस होने चाहिए, लोग एकदम जोरदार होने चाहिए, ज़बरदस्त होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चेक होने चाहिए। ये सारी क्या चीज़ थी मेरे कंट्रोल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो आज फॉलोइंग आर द सम ऑफ की कंपोनेंट। अगर आज आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ला रहे हो बॉस एंटिटी का, और आपको इवेल्युएशन करना है कि एक्चुअली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है एंटिटी के अंदर या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वेदर देयर इज एनी वेल डिफाइंड एसओपीज। हर एक प्रोसेस का वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नोट है या नहीं है। जैसे आज मैं परचेज करना हो तो परचेज की क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या एक कस्टमर या क्या एक वेंडर या क्या एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी है, वो प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आप परचेज कर पाओगे। तो अगर वेल डॉक्यूमेंटेड एसओपीज होगी तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई आज अगर कोई भी नया बंदा आता है तो अगर वो एसओपी भी पढ़ेगा ना तो उसको फिर गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। रीजन बीइंग वेल डॉक्यूमेंटेड एसओपी। So a well-defined set of SOP helps define role, responsibilities, process and control, thus clearly communicate the operating control to all touch point of a process। मतलब जितने भी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस समराइज कर देता है SOP के अंदर। सो फिर हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे आप ऑडिट करने जाते हो तो ऑडिट करने में आपने सीनियर ने प्रीवियस ईयर के वर्क पेपर में पूरा लिख रखा है कि भाई मैंने ये चीज़ की थी, ये प्रोसेस किया था और ये काम तुमको करना है, तो तुम्हारा को ईजी पड़ेगा। तुमको फिर बार बार सीनियर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बेचारा एग्जाम लीव में गया हुआ है। एग्जाम लीव में आप उसको परेशान करोगे तो वो आपको गाली देगा। देखो एसओपी हो गया, फिर एंटरप्राइज, ये फर्स्ट पॉइंट था बेसिकली, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है एरर था। फिर एसओपीज में देखो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। देखो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रोबस्ट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क अक्रॉस द एंटरप्राइज एंड पीरियडिकल रिव्यू विल असिस्ट इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स। सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी भी एंटिटीज है, देखो एंटिटीज क्या करती है कि काफी बड़ी बड़ी जो जेएंट इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है कि यार मेरी क्या क्या रिस्क है, आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप रिस्क क्या है, कि आज क्या रिस्क हो सकता है। जैसे फैशन इंडस्ट्री है तो उसमें क्या रिस्क होगी कि फैशन आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या मोबाइल मेकिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए क्या रिस्क रहेगा, नए फीचर कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं ला रहा है, तो उसने पूरा एक रिस्क रजिस्टर है और उसके अगेंस्ट में मैनेजमेंट ने क्या काम करा है। सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि एक इंटरनल कंट्रोल जितना मौजूद तभी होगा जब तक किसी एक बंदे के पास पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबके पास डिवाइडेड होना चाहिए। जॉब रोटेशन होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में। आज अगर मैं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक ही आर्टिकल को मैंने बोला कि तू 10 साल का अपने पास क्लाइंट होता है, 10 साल में से 4 साल उसी ने काम किया उसके पर्टिकुलर एरियाज पे। अब मैंने सोचा कि नहीं यार, ये किसी और बंदों को देते ताकि उसको एक नई इंसाइट मिले, ताकि पता चले कि भाई इसने कोई कमी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट, डेलीगेट करना फाइनेंशियल पावर्स हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें बताती है कि भाई आप इंटरनल कंट्रोल का जब भी असेसमेंट या इवेल्युएशन करोगे तो आप सबसे पहले पूछोगे एसओपी है, एसओपी नहीं है तो आपको थोड़ा रिस्क ही लगेगा। फिर आप पूछोगे भाई रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, कोई रोबस्ट प्रोसेस है, नहीं है। फिर आप बोलोगे यार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, ये एक अकेला बंदा ही अकाउंटिंग भी करता है, कैश भी देता है, पेमेंट भी करता है, यही सब काम करता है। जॉब रोटेशन करते हो, नहीं करते। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स मतलब आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का असेसमेंट या इवेल्युएशन करो। अभी टेक्निक्स क्या क्या रहेगी, आप किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हो एज एन ऑडिटर। अगर आपको करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवेल्युएशन तो आप किस तरह से इवेल्युएशन कर सकते हो। सो सबसे पहला हो गया मेरा क्वेश्चन है, आपने सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन भेजे, क्या सर आपके पास एसओपी है तो ठीक है। फिर क्या आपके पास ये आप प्रोसेस फॉलो करते हो, यस नो नॉट एप्लीकेबल। सो एक क्वेश्चन है, ये आपको जो है ना बाकी का पैरा, जो बाकी का अनहाइलाइटेड पोर्शन है ना वो आप एक बार रीड जरूर करना। ए क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम्ड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर अबाउट ईच फंक्शनल एरिया। जैसे परचेज है तो परचेज में वेदर यू आर ऑब्टेनिंग थ्री कोटेशंस फ्रॉम एनी वेंडर, मतलब आप कोई भी परचेज करने जाते हो बिफोर गोइंग टू मेड एनी परचेजेस, क्या आप वेंडर से कोटेशन मंगाते हो, 3 कोटेशन मंगाते हो मिनिमम, यस नो नॉट एप्लीकेबल। वो बोलता है नहीं मंगवाता तो फिर आपको परचेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विच हैज़ द पर्पज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द, आप इससे क्या कर रहे हो बेसिकली, आपने सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन रख दिए। सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन का भी आप देखो, आप बेस क्या लोगे कि यार भाई मेरी क्या क्या रिस्क हो सकती है, मतलब जैसे आप परचेज की ऑडिट कर रहे हो, अब परचेज की ऑडिट के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकती है, उसी के बेसिस पे आप क्या बनाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे। ठीक है। सो ये एक चीज है ना, ये पूरा का पूरा आप रीड करना, अच्छे से रीड करना, रीड करके छोड़ देना चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर इवेल्युएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट ईयर ऑडिट क्लाइंट पे जाते हो ना, तो क्वेश्चनेयर का इशू करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आप करना। लेकिन जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में करते हो ना, तो बोलेगा क्लाइंट बोलेगा भाई सेम टू सेम प्रोसेस है। जब तक अगर कोई प्रोसेस में चेंज नहीं आया ना, तो आप अगर इशू नहीं करोगे क्वेश्चनेयर तो चलेगा, फिर वो फर्म की पॉलिसी और एज पर ऐसे डिपेंड करता है। फिर आपकी हो गई सर चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट देखो, क्वेश्चनेयर तो मैंने क्लाइंट को भेजा ताकि मुझे क्लाइंट से रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन चेकलिस्ट क्या है, आज मैं खुद के लिए बना रहा हूँ कि भाई मुझे परचेज के अंदर 10 ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने। सो क्वेश्चनेयर और चेकलिस्ट के अंदर मेजर डिफरेंस यही होता है। चेकलिस्ट क्या होता है, मोर इन द नेचर ऑफ रिमाइंडर टू द ऑडिटर। ऑडिटर को रिमाइंड करती है कि भाई ये काम तुझे करना है, अबाउट द मैटर्स टू बी चेक्ड फॉर टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये चीजें तुझे ध्यान में रखनी, तुझे क्वेश्चनेयर भेजना है, तुझे क्लाइंट से डिस्कशन करना है, तुझे क्लाइंट का रजिस्टर लाना है कंप्लेंट का या एनी अदर थिंग, तुझे क्लाइंट से ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। सो व्हाइल अ क्वेश्चनेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्वेश्चन put to the client, a checklist which may be in a form of instruction question or just points to be checked may be meant for the auditor own staff। ऑडिटर के लिए जो खुद के लिए वो काम आती है वो होती है मेरी चेक लिस्ट। ठीक है, सो द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड चेकलिस्ट आर एज अंडर। सो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर होता है। लेकिन चेकलिस्ट में क्या होता है कि जो मेन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, आज मुझे ये काम करना है, जैसे मुझे इन्वेंट्री है तो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, फिर मुझे क्वांटिटी रिकंसिलेशन बनाना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना था, प्रोडक्शन कितना था, सेल्स कितना था, इंटरनल कंजम्पशन कितना था, गेन और लॉस कितना था, और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एज पर द कैलकुलेटेड क्लोजिंग स्टॉक वेदर देयर इज एनी डिफरेंस और नॉट। ठीक है, इन ICQ क्वेश्चंस आर यूजुअली आंसर्ड बाय द कंपनी एग्जीक्यूटिव, और चेकलिस्ट में अपन लोगों के लिए खुद के लिए ये रिमाइंडर होता है। तीसरी आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट। ये आप खुद से ही पढ़ना। फ्लो चार्ट कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसेस एक SOP के अंदर दे रखी होती है कि भाई हमारी कंपनी सबसे पहले सेल्स की प्लानिंग करती है कि भाई हमें कितनी सेल्स करनी है, उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन का प्लान होता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि भाई पहले सेल्स कितनी होगी, तो सेल्स एस्टिमेशन, फिर प्रोडक्शन का प्लान किया, उसके बेसिस पे हम लोग परचेज का प्लानिंग करते हैं, उसके बेसिस पे परचेज का बजट डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल के वेंडर हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई रॉ मटेरियल हमको कौन सा लगेगा, इस बार प्रोडक्ट मिक्स क्या रहेगा, तो हमारा रॉ मटेरियल किस हिसाब का रहेगा, और क्या क्या रॉ मटेरियल हमको मंगवाना है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। तो ये एक पूरी फ्लो चार्ट हो गई। एक फ्लो चार्ट में आपने पूरी की पूरी प्रोसेस घुमा दी। फिर फ्लो चार्ट में अलग अलग जगह कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने सेल्स बजट अप्रूव किया तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय BOD या फिर अप्रूव्ड बाय CFO। तो वहाँ ये मेरा कंट्रोल है, और सॉरी वो मेरी रिस्क थी कि भाई मैंने सेल्स प्लानिंग हैफेजार्ड मैनर में की, तो वो अप्रूवल किससे मिल गया, CFO से। सो ये फ्लो चार्ट का पूरा मतलब है कि बेसिकली फ्लो चार्ट से आपको क्या फायदा होगा। एक इन्होंने देखो ICI ने है ना स्टडी मटेरियल में जबरदस्त काम किया, मतलब एकदम मजा आ जाए आपको। एकदम ये जो प्रैक्टिकल बोले ना, आपको पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई, आपको ऐसा लगेगा एक्चुअली कि यार मैं तो यार जोरदार, मतलब अलग ही लेवल की चीज बनाई है इस बार, मजा आ गया। मतलब सॉरी, अब जैसे ये देखो, सॉरी ये जैसे देखो कि भाई मेल करता है सेल्समैन, CPO, फिर टेलीफोन करने का, फिर कंजम्पशन डेट एंड पार्टी कौन सी है, डिस्पैच डेट क्या रहेगी, क्वांटिटी डिस्पैच हो गई या नहीं हो गई, पार्टली एग्जीक्यूटेड, फुली एग्जीक्यूटेड, ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट होता है। फिर डेट एंड क्वांटिटी और वो सब, मतलब जो आप बेसिकली ऑडिट के अंदर करते हो। तो ये मुझे बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल एकदम क्रीम लैंग्वेज है और आपको याद नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। जस्ट अ मिनट। अभी सर आता है एक रेस्पॉन्सिंग टू क्लाइंट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। इंटरनल कंट्रोल में आपने टेस्टिंग किया, इतना इवोल्यूशन किया, इतना सब किया, लेकिन सर करने का क्या, हमें व्हाट आई हैव टू डू। देखो आपको क्या करना होता है, आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है IFC-FR पे रिपोर्टिंग करना। ठीक है, अभी आपको लगता है आपने इंटरनल कंट्रोल बहुत सारे टेस्ट किए और आपको लगता है कि भाई कंट्रोल्स में दम नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। लेकिन आपको लगता है कंट्रोल सब कुछ इफेक्टिव है, तो जो IFC की रिपोर्ट है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के एज ए एनेक्चर फॉर्म में जाती है, तो उसमें आप क्या करोगे कि भाई क्लीन है, सब कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर फिर भी आपको लगता है कि चलो एज सच क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन यार ये वीकनेस एरिया जो एंटिटी को ध्यान में रखने, भले ही इन्होंने मैनुअल कंट्रोल लगा रखा है, लेकिन फिर भी दीज आर द एरियाज विच वेयर वी वांट टू गिव अवर सजेशन एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ऑन अवर एक्सपीरियंस। तो आप क्या इशू कर सकते हो कि लेटर ऑफ वीकनेस होता है, लेटर ऑफ वीकनेस आप इशू कर सकते हो मैनेजमेंट को। देखो मैनेजमेंट लेटर ऑफ वीकनेस में क्या कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, द लेटर
लिस्ट डाउन द एरियाज ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम एंड ऑफर सजेशन। मतलब तुम्हारे क्या क्या वीकनेस एरियाज है वो तुमको लिस्ट डाउन करने, और उसमें तुम्हारे क्या सजेशन है, एज ए तुम्हारे क्या सजेशन है वो तुमको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। इट शुड क्लियरली इंडिकेट दैट इट डिस्कसेस ओनली वीकनेस विच हैव कम टू द अटेंशन। भाई ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हम लोगों ने सारी की सारी वीकनेस बता दी, हमारे जो ध्यान में आई हम लोगों ने वो वीकनेस आपको बता दी। और ये वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा, वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा आपके लिए, ताकि आप बता सको कि भाई इस सिस्टम में आपको रिवाइजिंग करना है और इसमें आपको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना है। और ये लेटर में ऑल्सो सर्व टू मिनिमाइज लीगल लाइबिलिटी। देखो इन केस कभी फ्रॉड होता है, कभी फोरेंसिक ऑडिट होती है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलेगा कि भाई मैंने इस एरिया में ऑलरेडी आपको वार्न किया था लेकिन फिर भी आपने उस पर काम नहीं किया। उस टाइम एट द टाइम मेरे फाइनेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने जाने दिया था, लेकिन मैंने लेटर ऑफ वीकनेस तो इश्यू किया था। द काउंसिल ऑफ आईसीआई हैज इशूड, अब आईसीआई ने ये ऐसे कौन सा लग रहा है इसके अंदर 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। जो लेटर ऑफ वीकनेस का आपका जो पॉइंट है वो किससे रिलेट करता है, बेसिकली हमारा ऐसे 265 से। ठीक है, एक ये चीज ध्यान में रखना, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाई वन और मोर डेफिशिएंसीज। तो ऑडिटर को पहले तो ये डिटरमाइन करना है क्या मैंने कोई गलतियां निकाली, अगर गलतियां निकाली है वन और मोर डेफिशिएंसीज, the auditor shall determine on the basis of audit work performed whether individually or in combination they constitute significant। जो मैंने गलतियां निकाली वो सिग्निफिकेंट है कि मेरे फाइनेंशियल को हिला देगी। सपोज मेरे कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़ का और मैंने गलती निकाल ली 2 करोड़ की, ऑब्वियस ही बात है यार वो मेरे लिए मटेरियल है और वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अगर मैं टर्नओवर को 8 करोड़ कर देता हूँ तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल हिल जाएगा। तो ऑडिटर को फिर क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू किसको करना पड़ेगा, TCWG को ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट। देखो ऑडिटर को कम्युनिकेट मैनेजमेंट को भी करना है, ऐसा नहीं कि खाली TCWG को ही करना है, उसको मैनेजमेंट को भी करना है, राइटिंग में करना है कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर और ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिए या इंटेंट या उसका इंटेंशन है कि वो कम्युनिकेट करेगा किसको, TCWG को। मैनेजमेंट भाई का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, बेसिकली मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि भाई मैं भी तेरा भाई हूँ, तुमने मुझे पूरी अच्छे से ऑडिट करवाई है तो मैं तेरे को भी इशू कर रहा हूँ ये लेटर ऑफ वीकनेस, लेकिन मैं ये बात बताने वाला हूँ किसको, TCWG को। ठीक है, सो ये पॉइंट्स है दोनों, कुछ खास नहीं, आप पढ़ सकते हो और लर्न कर लेना। अब अगला मेरा आता है जोरदार पॉइंट कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन में करूंगा ना उसके अंदर क्या क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन रहेगा डेफिशिएंसीज का और एक्सप्लेनेशन रहेगा उसका पोटेंशियल इफेक्ट का। ठीक है, दूसरा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहेगी ताकि मैनेजमेंट और TCWG को पता चल सके। फिर उसमें क्या रहेगा कि पर्पस, भाई देखो लेटर ऑफ वीकनेस आप इश्यू कर रहे हो तो TCWG तो बेचारा सीए नहीं होगा, उसको पता चले कि भाई ये तो काम तुम्हारा ही है तो तुम और लाओ हमारे लिए वीकनेस, तो भाई वो क्लियर कट लिख देगा उस लेटर के अंदर कि भाई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस ढूंढने की, ये तो आपके इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। खाली हम लोग आपको बता रहे, इन्फॉर्म कर रहे कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिट हमको ये गलतियां मिली। द ऑडिट इंक्लूडेड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट, और वो भी गलतियां किससे, जो रेलेवेंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों ने ऑपरेशनल कंट्रोल जाके नहीं चेक करे या जो नॉन की लगते हैं हमारे को एज पर द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ठीक है, द मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस। भाई ऑडिटर को जो लगता है कि भाई सफिशिएंट है, सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है, और जो उसको लगता है कि भाई ये मेरिट कंसिडरेशन वाले मैटर्स है, तो ये मैंने खाली इसके अंदर बताए हैं। ठीक है, फिर ऐसे 330 है, बड़ा ही अजीब सा इसमें दिया है थोड़ा सा पोर्शन कि भाई ऐसे 330 हमको क्या बोलता है जब हमको रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको कम पेरेंट्स दिए कि द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रेस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज एट द असर्शन लेवल। सिंपल से कुछ भी नहीं है, ऑडिटर को कोई भी गलती मिलती है तो उसका एट द फाइनेंशियल लेवल और एट द असर्शन लेवल उसको इसका इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। और फर्दर ऑडिट प्रोसेसर जब भी वो परफॉर्म करेगा
तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि भाई कंसीडर द रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि भाई अगर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो, जैसे आपको पता चला कि भाई रेवेन्यू के अंदर गलतियां है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट ने भी कोई एक्शन लिया होगा, वो एक्शन क्यों लिया है, सबसे पहले उसका रीजन आइडेंटिफाई करो कि भाई जो एक्शन लिया है वो बराबर है या नहीं, वो चीज़ तुमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब जो गलती निकली है या जो मिसस्टेटमेंट निकला है उसका लाइक्लीहुड कितना है, मतलब वो कितनी फ्रीक्वेंसी में निकलेगा, ठीक है ना, क्या एंटिटी ने रेलेवेंट कंट्रोल के अंदर उसको कैप्चर किया है, और उसके अगेंस्ट में तुमको और ऑब्टेन करना पड़ेगा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, ताकि तुम्हारी जो असेसमेंट रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है ना। फिर देखो क्या कर सकते हैं, आज आपको पता चलता है कि यार सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो आप क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सो ये पूरी की पूरी गाथा दे रखी है, आप खाली हाईलाइटेड पोर्शन है वो पढ़ के छोड़ सकते हो। अब एक जोरदार है, मैं आपको बताता हूँ, चलो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है ना, देखो तुम्हारे पास तो बुक होगी, खोल के देखना, मैं इधर से पढ़ लूंगा। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 का क्वेश्चन जोरदार है। CAS है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, किसका, एक लिस्टेड कंपनी का। ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ही इज ऑफ द व्यू दैट देयर कैन बी पॉसिबल सिचुएशन वेयर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कीपिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज करंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ कंपनी may have become due and payable, but internal control system established by a company may not be able to capture it। मतलब काफी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज या प्रीमियम है वो ड्यू भी हो गई है या फिर पेएबल भी होगी, लेकिन हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एज एन ऑडिटर इसको कैसे डील करोगे। तो ICAI ने जोरदार आंसर लिखा है, ये क्या है, एक डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो उसमें ICAI ने क्या लिखा है, ए डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट व्हेन कंट्रोल डिजाइंड है, इम्प्लीमेंटेड है और ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट। मतलब कंट्रोल को डिजाइन ही ऐसा किया है या इम्प्लीमेंट या ऑपरेट ही ऐसा किया है कि भाई वो जो रिस्क है उसको प्रॉपर्ली कैप्चर कर ही नहीं पाए, या फिर जो कंट्रोल नेसेसरी है उसको आपने लगाया ही नहीं है। मतलब दो चीजें हो गई कि आपने चलो कंट्रोल तो लगा दिया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, अपने दूसरी चीज क्या कि कंट्रोल ही नहीं लगाया, भाड़ में जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। सो इन अबव सिचुएशन आप क्या करोगे कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है established by the company may not be able to capture insurance premium which may have become due and payable. It is significant deficiency as failure to keep insurance policies current would render assets of the company uninsured. It may lead to losses for the company. So 265 में आप क्या करोगे, आप 265 में लेटर ऑफ वीकनेस इश्यू कर सकते हो और उसमें आप लिखोगे कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का डिस्क्रिप्शन क्या है और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दोगे किसको, TCWG एंड मैनेजमेंट को। तो आपने जितना भी ऊपर ज्ञान पढ़ा ना खाली वो इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो गया और ऑलरेडी अपन लोगों ने ये पूरा का पूरा पेरा अच्छे से पढ़ा है। अब लास्ट है फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसको आप पूरा का पूरा रीड ओनली करके छोड़ सकते हो। जब मैंने IFC टेस्टिंग की बात करी थी वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब आता है सर मेरे इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है सर इसके अंदर 3-4 फ्रेमवर्क दिए हुए। सबसे पहला है कोसो फ्रेमवर्क। कोसो फ्रेमवर्क मतलब इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इशूड बाय कमिटी ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। बेसिकली ये किससे डील करता है, ये डील करता है कि भाई एंटिटीज में एस्टेब्लिश हो सके बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो सके। आप इसको रीड कर सकते हो अच्छे से कि आपको पता रहे कि भाई कोसो फ्रेमवर्क है क्या। ये इसके पास 17 बेसिक प्रिंसिपल है और 5 कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट ऑलरेडी अपन ने पढ़े थे, आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहला मेरा कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग। पहले मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करूंगा, फिर रिस्क असेसमेंट, फिर मैं एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा, फिर मैं इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मॉनिटर करूंगा। अब देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी माहौल याद आ गया, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, ओवरसाइट, स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, वो के वही पॉइंट्स है। रिस्क असेसमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपने एनालिसिस कैसे किया, रिस्क आपने कैसे असेस किया कि वो फ्रॉड रिस्क है और आपने ये देखा क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज है या नहीं। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या हो गया, आपका कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करने वाले हो, आपको सेलेक्ट करनी है, आपको जनरल कंट्रोल आपको चेक करने है और आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली डेवलप्ड है या नहीं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में आपने कम्युनिकेशन चैनल कौन सा लिया, इंटरनली कम्युनिकेट करोगे या एक्सटर्नली कम्युनिकेट करोगे। और मॉनिटरिंग के अंदर सिंपल ऑनगोइंग, सेपरेट इवोल्यूशन, इवलेट एंड कम्युनिकेट डेफिशिएंसी। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। और इसके फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कि भाई वो
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में इसके क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा। और कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में बेसिकली भाई एंटिटी का कंप्लाई हो जाए लॉज एंड रेगुलेशन के साथ। देखो लिमिटेशन क्या रहती है इंटरनल कंट्रोल का, कि वो जो एक तो ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन है कि भाई ह्यूमन एरर हो गया तो तुम लोगों ने भले कितने भी कंट्रोल लगा दियो कोई भी काम के नहीं है। या मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर लिया, आज मैंने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो 10,000 का खर्चा कर सकता है, अब उसके पास 1 लाख का खर्चा है, उसने क्या किया उस खर्चे को 10,000 में 10 बार स्प्लिट कर दिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आता है कोको, बेसिकली गाइडेंस ऑन असेसिंग कंट्रोल पब्लिश बाय द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ये क्या बोलता है बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये रहेगा कि वो इंप्रूव करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग पावर को। सो इसके अंदर भी 20 क्राइटेरियाज है और 4 एरियाज है। सो बेसिकली इसका 4 एरियाज कौन से, कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पॉलिसीज लगा रही, कोई भी कंट्रोल लगा रही, उसका पर्पस क्या है, वो कमिटेड होना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी क्या है, और मॉनिटर करो और लर्न करो। अब आपने सोचा अभी जैसे आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हो तो आपका पर्पस क्या है, पास होना, फिर आपका कमिटमेंट रहेगा 10 घंटे स्टडी करना, आपकी कैपेबिलिटी भी है कि मैं 10 घंटे स्टडी कर सकता हूँ। फिर आपने मॉनिटर किया अपनी परफॉर्मेंस की, यार मैं तो बार मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपने उससे लर्न किया और आपने बोला कि चलो भाई रेफरेंस बुक छोड़ो और मैं एक स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी। सर आप तो बार बोल रहे हो स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी है, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी, भाई जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर मेरा आता है कोबिट फ्रेमवर्क, IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। कोबिट हैज 34 हाई लेवल प्रोसेसेस एंड कंट्रोल, 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है इसके पास। ये कंट्रोल मॉडल किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन जो IT कंट्रोल रिलेटेड और जो IT कंट्रोल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है वो इसको डील करता है। और बिजनेस रिस्क जो भी आती है ना IT रिसोर्स के कारण, या ये IT डोमेन को बेसिकली मैनेज करता है। अब इसका की प्रिंसिपल क्या है कोड का, भाई द बोर्ड शुड मेंटेन ए साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू सेफगार्ड शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट एंड द कंपनीज की एसेट्स का। सो बेसिकली आपके IT रिलेटेड कंट्रोल है वो मजबूत होने चाहिए, और डायरेक्टर को एटलीस्ट एनुअली आपको इफेक्टिवनेस चेक करनी है। ठीक है, एक सोक्स एक्ट होता है, सार्बन एंड ओक्सले एक्ट, बहुत ही फेमस एक्ट है। सो ये बेसिकली क्या करता है, ये फॉर्मल असेसमेंट करता है कंट्रोल का। सो बेसिकली ये पब्लिक कंपनीज जो US है उसमें पब्लिक कंपनीज और जो सेक रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनको प्रोटेक्ट करता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में जा रही है वो प्रॉपर हो, इंफॉर्मेटिव हो, एक्यूरेट हो एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट से हो। और पर्पस क्या है देखो सोक्स का, reduce the possibility of corporate fraud by increasing the stringency of procedure and requirement for financial reporting को इसने स्ट्रिक्ट कर दिया। आप असेसमेंट करो IFCFR को, ये हम लोग ऑलरेडी करते हैं। इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेना है और ट्रेडिशनल ओपिनियन लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सो सर हमारा यहाँ पे चैप्टर मोटा मोटी खत्म होता है। ये जो आधा घंटा है ना हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा बाकी का पोर्शन था थोड़ा मैंने फास्ट भगाया इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। आप रीड ओनली भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप हाईलाइटेड पोर्शन और जहां मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि सर आप याद कर लेना तो आपको वहां पे याद करना पड़ेगा। अभी सर मैं आपको बताता हूं बढ़िया सी क्वेश्चंस की केस स्टडीज अपन सोल्व करते। पहले तो मैं आपको ले चलता हूं सर, जस्ट अ मिनट, चलिए जोरदार है। ठीक है, ये कंपनी की पूरी देखो केस स्टडी। अब अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पता चलेगी, जोरदार है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइंड मी लिमिटेड, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स, पुट अप बिफोर यू ऑडिट फॉर द 2022-23 का ऑडिट है। आपने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब देखो कंपनी हैज नॉट मेड एनी सब्सटेंशियल एडिशन इन प्लांट कैपेसिटी, ये एक चीज ध्यान में रखना, इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्लीज, मजा आएगा आपको कि एमसीक्यूज एक्चुअली सोल्व कैसे करते हैं। इट हैज रिड्यूस्ड इट्स डीलर नेटवर्क, उसने रिड्यूस भी कर दिया डीलर का नेटवर्क, एंड अप्रोचिंग कस्टमर डायरेक्टली, वो अप्रोच कर रहा है कस्टमर को डायरेक्टली यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एनकरिंग रेस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड सेल्स हैव गेदर मोमेंटम थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है तो ग्लोबल इसको लेवल मिल गया। यू आर प्लानिंग टू यूज एनालिटिकल प्रोसेसर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, आपको रिस्क असेस करनी है कि भाई मेरा रेवेन्यू में कितना रिस्क है, तो आपने एनालिटिकली देखा कि मंथ ऑन मंथ सेल्स मेरी कितनी है, टॉप कस्टमर कितने, प्रीवियस ईयर से कस्टमर में क्या मूवमेंट आया है, क्या चेंजेस आए हैं, और वो सारे प्रोसेसर, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्राइस मिक्स क्या है, क्वांटिटी रिकंसिलिएशन कैसा बैठ रहा है, वो सब। अब देखो जोरदार, ये आपको क्वेश्चन पूछे
The revenue from operation of the company has increased by 40% in the year 2022-23 as compared to last year. There are no addition in plant capacity. Which of the following statement is most appropriate? अब आपको जब पता है कि भाई प्लांट की कैपेसिटी में चेंज ही नहीं हुआ है, तो फिर रेवेन्यू में 40% का इंक्रीज कैसे पॉसिबल है? जितना सेल्स होगा उतना ही मैं प्लांट कैपेसिटी परफॉर्म करूंगा, लेकिन 40% हो गई और प्लांट कैपेसिटी में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है. So there is a audit risk that revenue from operation is overstated. सही बात है. There is audit risk that revenue from operation is not overstated. सही बात नहीं है. There is audit risk that fresh customer of the company do not make payments. गलत बात है. There is audit risk that company is overutilizing its plant capacity leading to rapid plant obsolescence. गलत बात है. सो यहाँ पे मेजर मेरा जो अप्रोप्रिएट क्या है कि ये ऑडिट रिस्क है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा है ना वो ओवर स्टेटेड है. अब उसका रीजन क्या हो सकता है? कस्टमर का कंपनी का इंटेंशन कि मुझे लोन प्राप्त करनी है, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, रेवेन्यू अच्छा दिखेगा तो लोन इजीली मिल जाएगा. द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड 2022-23 आर द सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? देखो भाई आपको पता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सेम है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिगर ऑफ 2 ईयर कैन बी सेम. देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व. गलत बात. इट इज एनोमली हाउएवर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व. गलत बात. देयर इज ऑडिट रिस्क दैट प्रीवियस ईयर फिगर नीड टू बी रिवाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट. गलत बात. There is a audit risk that previous year figure have been presented in place of current year figure in draft financial statement. ये highest possibility हो सकती है कंट्रोल डी करने में या लिंक लगाने के अंदर. So this is the most appropriate case. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना वो इंक्रीज हो गया 1.44 मंथ्स टू मोर देन 2 मंथ्स. मतलब मेरा रिकवरी लेट हो रहा है, मतलब कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बढ़ गई है. तो इसमें क्या अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी हाई, देयरफॉर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व. गलत बात. ऑनलाइन में सबसे पहले आप क्या लेते हो? पेमेंट. जैसे अपन फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी रहता है या फिर अपन क्या करते हैं डायरेक्टली पेमेंट. In direct distribution through online platform, trade receivable turnover ratio should have fallen. Therefore, there is no audit risk involved. तो फिर होना ही चाहिए ना ऑडिट रिस्क, तो ये भी गलत बात. In direct distribution through online platform, trade receivable turnover ratio should have fallen. It is possible that some of the dealer may not be meeting their. फालतू बात. लास्ट चलो ये भी अगर गलत निकला तो सर ऑप्शन क्या रहेगा? इन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो शुड हैव फॉलन. सही बात है, फॉल होना चाहिए, ये बात सही है. It is possible that some of the dealer may not be meeting their commitments of past contract. Therefore, there is a audit risk that trade receivable could be overvalued. यहाँ पे क्या बात लिखी है? undervalued. देखो यहाँ पे ऐसी गेम खेलती है तुम्हारे साथ, ये चीज ध्यान में रखना. सो यहाँ पे क्या वर्ड है? अंडरवैल्यूड. अंडरवैल्यूड नहीं हो सकता. तुमने क्या किया? ट्रेड रिसीवेबल को ओवरवैल्यूड कर दिया. तुमने बता दिया कि भाई मेरे रिसीवेबल ज्यादा है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो तुम्हारे रिसीवेबल कम होने चाहिए. शायद मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था. सी पॉइंट के अंदर मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए. रीजन भी मैंने ऑनलाइन में कैश में धंधा करता हूँ. फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है? द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 3% ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंपनी का 3% से इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि देयर इज ऑडिट रिस्क, देयर इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल. ओवर स्टेटमेंट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डाउन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है ना, तो ये गलत बात है. मार्जिन विद द कस्टमर में हैव इंक्रीज्ड. मार्जिन विद कस्टमर बट इतना जहाँ पे प्लांट कैपेसिटी नहीं बढ़ी, आपकी सेल्स बढ़ी है लेकिन मार्जिन नहीं बढ़ सकता. आप प्राइस एकदम से नहीं बढ़ा सकते, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेकिन और मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें, देयर इज ऑडिट रिस्क दैट क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में बी अंडरवैल्यूड. क्लोजिंग अंडरवैल्यूड होती तो मेरा प्रॉफिट कम होता ना कि ज़्यादा, तो ये तो गलत बात. देयर इज ऑडिट रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ सेल में नॉट बी कम्प्लीटली रिकॉर्डेड. हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ये हायर चांसेस है कि भाई मेरा जो कॉस्टिंग है ना वो प्रॉपर नहीं हुआ है. सो दीज आर द थिंग्स. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.88 मंथ्स to 3.42 months. Which of the following statement is likely to be in accordance with overall context? आपकी केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या ओवरऑल जो रहेगा? रेवेन्यू जंप हुआ करंट ईयर में, may have led to need for raising inventory holding levels, therefore there is audit risk pertaining to misstatement of entries. बात सही हो सकती है. Raising of inventory level may raise lockup fund in inventory, there is audit risk that it can lead to rise in cost. ठीक है, एक बार के लिए सोच सकते हैं लेकिन नहीं.
देयर इज ऑडिट रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बोथ द फैक्टर एट बी एंड सी। चलो देखते हैं इसका गलत बात क्यों है सर। सर आप ये गलत बात क्यों बोल रहे हो कि भाई जब मेरा इन्वेंट्री का जो टर्नओवर रेशियो है 2.88 से 3.42 बढ़ गया, मतलब मेरी इन्वेंट्री होल्ड मेरी ज़्यादा हो गई। देखो रेवेन्यू जंप हुआ है ना जो करंट ईयर में है, मैं हैव लीड टू नीड फॉर रेजिंग इन्वेंट्री लेवल, ये बात तो हमको सही लगी। लेकिन एक ऑल्सो एक रिस्क हो सकती है कि सम ऑफ इन्वेंट्रीज विद डीलर कुड हैव बिकम ऑब्सोलीट, ये भी बात हो सकती है कि डीलर के पास जो इन्वेंट्री है वो ऑब्सोलीट हो गई है। इट लीड टू ऑडिट रिस्क दैट इन्वेंट्रीज में बी ओवर वैल्यूड, इन्वेंट्रीज ओवर वैल्यू होने का एक ये भी कारण हो सकता है कि भाई डीलर के पास जो मेरी इन्वेंट्रीज है वो ऑब्सोलीट हो गई, लेकिन मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ उनको। जैसे आज मैं एप्पल जो लेके आता हूँ वो 1 kg 200 रुपये किलो आती है, लेकिन अगर ऑब्सोलीट होती है या आधी कच्ची पक्की होती है तो वो 1 kg कितने में वैल्यू होनी चाहिए, 100 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, लेकिन मैंने वैल्यू किस पे कर रखा है 100-200 रुपये किलो पे, तो मेरी इन्वेंट्री का जो प्राइसिंग है वो क्या है ज़्यादा है। ठीक है सर, बी पॉइंट क्यों नहीं हुआ, इट कैन लीड टू राइज इन कॉस्ट, मतलब इन्वेंट्री का फंड रेज पड़ा है लॉकअप में तो राइज इन कॉस्ट का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट आपके कहीं भी इसकी केस स्टडी में मेंशन नहीं किया कि भाई स्टोरेज कॉस्ट हाई है या ये सब हाई है, तो फालतू का दिमाग बोलते हैं ना, अनाप शनाप दिमाग हमको नहीं लगाना है। सो ये हमारे की टेक कवरेज है, ये आपको पढ़ने चाहिए, अच्छे हैं। अपन ने जो समरी होता है ना बेसिकली, ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है, बहुत ज़ोरदार चीज़ है ये, ऐसे ने बहुत ज़ोरदार चीज़ निकाली, काश हमारे अटेम्प्ट में निकाली होती। अब सर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चंस कितने रहेंगे हमारे, क्वेश्चंस रहेंगे ऑन एंड अराउंड 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस है, कुछ तो डायरेक्ट रहेंगे, कुछ इनडायरेक्ट रहेंगे, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CAB was appointed as the auditor of ABC Limited, ठीक है। During the course of planning for the audit, CAB intend to apply the concept of materiality for the financial statement as a whole. Please guide him with respect to the factor that may affect the identification and appropriate benchmark. Materiality का क्वेश्चन है कौन सा, ऐसे 320। What benchmark should be adopted by CAB? कौन सा बेंचमार्क उसको CAB को अडोप्ट करना पड़ेगा? What are the benchmark which may adopt? ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर है और उसके पास रेगुलर प्रॉफिट है और या फिर इनकर्ड है लॉसेस। देखो अगर रेगुलर प्रॉफिट होता है ना तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मैं जनरली यूज करूंगा, ठीक है ना। अगर मेरा कंटिन्यूस लॉस है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस को ले सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंस को ले सकता हूँ या ग्रॉस प्रॉफिट को ले सकता हूँ या एज ए किसको ले सकता हूँ, टर्नओवर को ही मैं एज ए बेंचमार्क ले सकता हूँ मेरी मटेरियलिटी लेवल को। सो ये चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। सो आप पढ़ोगे उसके अंदर देखो पूरा मटेरियलिटी का पूरा लिख रखा है कि भाई एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेदर देर आर आइटम्स जो स्पेसिफिकली यूजर अटेंशन करता है, नेचर ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल क्या है एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट जब हम लोग अटेम्प्ट दे रहे थे तब भी ये क्वेश्चन जनरली आ जाता था, तो थोड़ा सा ये ध्यान से सुनना। जब भी आप टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंटली सब कोई भी चैप्टर आप छोड़ रहे हो बट उसके टेस्ट और नॉलेज और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन तो सारे खत्म करके ही जाना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स तो अभी हम लोगों ने पढ़े, कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज, ठीक है। ये फिर मेरा लेटर ऑफ वीकनेस वाला क्वेश्चन है, व्हाट द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड व्हेन ड्राफ्टिंग द लेटर ऑफ वीकनेस। लेटर ऑफ वीकनेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो डिस्क्रिप्शन देना सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज का और मैनेजमेंट को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी इन डिटेल में ताकि उसको पता चल सके। फ्लो चार्ट टेक्निक बिल्कुल ईजी है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फ्लो चार्ट टेक्निक, ये आपको पढ़ना है, रेफर करना पेरा यहाँ पे जो दे रखा है 6.1.3 पे, ठीक है। फिर बेसिस ये भी जोरदार है, व्हाट आर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव यू वुड लाइक टू अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको याद है तो मैंने वो एक टेबल था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, रियल होने चाहिए, प्रॉपर्ली वैल्यूड होने चाहिए, रिकॉर्डेड टाइमली, प्रॉपर्ली पोस्टेड, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड और प्रॉपर्ली समराइज्ड। लिस्ट डाउन द अदर जनरल कंडीशंस pertaining to such system which need to be maintained and checked by management। सो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, मेरा इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या चेक सिस्टम होना चाहिए। सो इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या चेक सिस्टम होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कंडीशंस पढ़ी थी कि भाई सिंगल पर्सन के पास सारी अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, रोटेशन होनी चाहिए, ड्यूटी का लीव के लिए आप असिस्ट करो उसको, फिजिकल कस्टडी रख रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग का राइट्स मत दो, तुम्हारी अकाउंटिंग कंट्रोल है उसमें तुम्हारा पेरियोडिकल क्या रखो, इंस्पेक्शन रखो, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करो, बजटरी कंट्रोल प्लेस करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ और प्रोसेसर शुड बी लेड डाउन फॉर पेरियोडिकल वेरिफिकेशन। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड केप्ट इन माइंड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, सेवंथ वाला अपन करते लास्ट में।
पहले वाला 8th वाला डिस्कस कर लेते हैं। एट्थ वाला भी आपका सेम टू सेम। ये क्या बोल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सो 8th चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, 8th क्वेश्चन पढ़ा, वो ऑलरेडी आपका पेरा नंबर 2.2 है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एसटी लिमिटेड ए ग्रोविंग कंपनी एंड करंटली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स। The company is planning to expand and diversify its operation. The management has increased the focus on internal control to ensure better governance. सीधी बात है। The management had to discussion with the statutory auditor to ensure the step required to be taken so that statutory audit risk is risk based and focused on area of greatest risk to the achievement of the company's objective. Please advise the management and the auditor on the step should be taken for the same. So आपको जो internal control system के लिए जो स्टेप्स है वो आपको लिखना है, तो रेफर करोगे आप पेरा 2.2 सेम टू सेम आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक ये बेसिक क्वेश्चन है कि भाई वाई कंपनी लिमिटेड 5 एंटरटेनमेंट सेंटर है, उसके पास रिक्रिएशनल फैसिलिटी देता है पब्लिक के लिए एट 5 डिफरेंट लोकेशन और 200 किलोमीटर का एरिया। सो स्पेसिफाई द एडिक्वेट सिस्टम टुवर्ड कलेक्शन ऑफ मनी। ये एक पुराना क्वेश्चन आता था एग्जाम में, आप इसको पढ़ोगे। देखो कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है, टिकट सेलिंग के लिए आप प्रिंटिंग करवाओ टिकट्स की, टिकट जो सेल करते हो वो देखो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। एक तो मेरी जो टिकटिंग है, जब आप टिकट सेल करते हो तो प्रेफरेबली मशीन से करो, ठीक है ना। डेली कैश रिकन्सिलेशन करो कि आज मेरी टिकट 500 रुपये की टिकट रेज हुई है तो 500 रुपये का मुझे क्या करना चाहिए, कैश आना चाहिए। डेली आप बैंकिंग में जमा करा दो। एंट्रेंस टिकट आप प्रॉपर बनाओ। एडवांस में जो बुकिंग लेते हो उसका भी प्रॉपर ट्रैकर रखो। डिस्काउंट वगैरह देते हो तो उसका भी एक प्रॉपर ट्रैकर रखो और सरप्राइज चेक कर सकते हो। बाकी जो 10, 11, 12 है ना, ये बिल्कुल 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 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मेरे को एक मज़ा किस में आने वाला था पता है, मज़ा इसमें आने वाला था चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मज़ेदार इसलिए है। कंप्यूट द ओवरऑल ऑडिट रिस्क, ये प्रैक्टिकल है थोड़ा क्वेश्चन। इफ लुकिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस देयर आर चांसेस दैट 40% of the bill of services provided would be defalcated. Inquiring on the same matter, management has assured that internal control can prevent such defalcation to 75%. At his part, the auditor assesses that procedure he could apply in the remaining time to complete audit give him satisfaction level of detection of fraud and error to an extent of 60%. अब जोरदार इसका समझते, पहले आंसर देखते। आंसर मस्त टॉपिक है। देखो ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी दो जनों से बनता है, एक तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। वो मैंने पूरा चार्ट आपको रिलेशनशिप समझाया था। अभी कंट्रोल रिस्क क्या है भाई मेरा, कि भाई मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं 25% तक मेरे गड़बड़ी हो सकती है। मतलब कंट्रोल रिस्क कितना है मेरा, 25%। मतलब 75% ये ऐसे चांसेस है कि भाई मेरा कंट्रोल फेल नहीं होगा, लेकिन 25% ऐसा है कि भाई कंट्रोल रिस्क रहेगी। तो कंट्रोल रिस्क कितनी मेरी 25%, ठीक है। अब मेरी इनहेरेंट रिस्क, जो इनहेरेंट रिस्क है जहाँ पे मैं कंफर्ट नहीं ला सकता, वो कितनी है 40%। सो मेरी आज ऑडिट रिस्क कितनी हुई 10%, ठीक है ना। सो डिटेक्शन रिस्क क्या हुआ कि भाई मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं भले कितने भी ऑडिट प्रोसीजर लगा लूँ कि भाई 60% तो मुझे कंफर्ट है, लेकिन 40% पे मुझे कंफर्ट नहीं है। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई 75% पे मैं कंफर्ट दे दूंगा, लेकिन 25% ऐसे कंट्रोल रिस्क हो सकती है, तो 25% अपन ने निकाल लिया। अभी दूसरा हमने क्या किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का प्रोडक्ट। सो मेरी आज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है कि भाई 10%। क्यों कि भाई 40% हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और 25% मैनेजमेंट का कंट्रोल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो 10% मेरी रिस्क हो गई, ठीक है।
अभी डिटेक्शन रिस्क मेरा क्या हुआ कि भाई मैं 40% मेरे प्रोसेसर अप्लाई करने में फेल हो जाएंगे, तो मेरा 40% एक डिटेक्शन रिस्क हो गई। सो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हुई मेरी, ओवरऑल ऑडिट मैं कैसे निकालूंगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने कितना निकाला 10% और डिटेक्शन रिस्क कितना निकाला मैंने 40%। सो ओवरऑल रिस्क मेरी कितनी निकली 4%। ठीक है। सो बेसिकली सिंपल सा देखो लॉजिक समझो कि कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल कितने पे काम करेगा 75% पे, लेकिन 25% ऐसे चांसेस है, 25% को हमने उड़ा दिया। अभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसे 40% वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे जहाँ पे गड़बड़ी होगी, तो 40% इंटू 25% मेरा क्या हो गया 10% मेरे ऐसे चांसेस है जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि मेरा वहाँ पे कंट्रोल रिस्क भी नहीं काम कर रहा, वहाँ पे मेरा डिटेक्शन रिस्क भी काम नहीं कर रहा। अब मैंने क्या बोल रहा, सॉरी इनहेरेंट रिस्क भी है वहाँ पे। अब मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना कि 60% तो मैं प्रॉपर्ली राइट करूँगा काम, लेकिन 40% मैं राइट नहीं कर पाऊंगा, तो 40% और इंटू जो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकला, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरी कितनी होगी 4%। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। सो चैप्टर 4 यहाँ पे फाइनली क्लोज होता है। चैप्टर 5 बड़ा ही छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे 500 की पूरी सीरीज है, वो मैं वीडियो फटाफट अपलोड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे भी इससे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार बच्चे लाइक कर रहे हैं। एंड आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो 7990722766 पे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको सजेशन चाहिए हो, कोई भी आपको इंप्रूवमेंट करना हो, सो यू कैन कनेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। थैंक यू।